हेलो ट्रू एस्पिरेंट्स। तो वापस स्वागत है आपका। सीरीज में हम बात कर रहे थे एनसीईआरटी की क्लास 8 की समरी की। आइए बात आगे बढ़ाते हैं। तो अब तक हमने देखो आधी एनसीईआरटी खत्म कर दी है, और अगर तुमने सारे वीडियोस देख लिए तो बहुत बहुत मुबारक हो। राइट, ये 50% भाई काम हो चुका है। हाउ, व्हेन एंड वेयर, ट्रेड टू टेरिटरी, रूलिंग द कंट्री साइड, ट्राइबल्स और रिवोल्ट। आगे बढ़ रहे हैं और बात करने वाले हैं वीवर्स की, आयरन स्मेल्टर्स की, फैक्ट्री ओनर्स की। तो ये हमारा छठा चैप्टर। आइए डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, आई एम ऑल्सो सीनियर एकेडमिक एडवाइजर अटॉर्नी अकेडमी। मेरे बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और हमसे कनेक्ट करने के लिए जो है ये ट्रू एस्पिरेंट्स का हमारा टेलीग्राम चैनल है। वहीं पे हम ये सारे पीडीएफ एंड ऑल सब शेयर कर देंगे। राइट, तो फील फ्री टू ज्वाइन, है ना। और बाकी डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए ये व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज करें। विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। चलिए, तो खैर, तो चैप्टर का नाम है वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। तो बात है कि हाँ भाई, हमारा ऐसा कौन सा काम था कपड़ों पे, टेक्सटाइल का ऐसा कौन सा काम था जो खासा पॉपुलर है। आइए समझते हैं। तो नाउ, तो यू विल रियलाइज कि हमारा जो देखो क्राफ्ट है, जो हैंडीक्राफ्ट है, या फिर हमारे जो आर्टिजन्स हैं, राइट, हमारा जो ये प्रोडक्ट क्रिएट हो रहा है, दिस वाज वेरी वेरी पॉपुलर वर्ल्ड वाइड। वी आर बेसिकली नोन फॉर टू थिंग्स। एक, टेक्सटाइल, और उसके भी पहले हम जाने जाते थे स्पाइसेस के लिए। इनफैक्ट पहले ये, और फिर बाद में ये, बट देन ये डोमिनेट करने लगा। और टेक्सटाइल से बड़ा, मतलब हमसे बड़ा कोई मैन्युफैक्चरर दुनिया में उस समय 1700 में नहीं है। राइट, हम सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर, सबसे बड़े टेक्सटाइल प्रोड्यूसर। और टेक्सटाइल में भी दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, कॉटन भी और सिल्क भी। दोनों ही जो है अच्छी खासी डिमांड है। आइए समझते हैं इस बात को। तो इस चैप्टर बेसिकली हम दो बात समझेंगे। राइट, टेक्सटाइल की बात भी समझेंगे, और आयरन स्टील, थोड़ा सा ये जो हमने स्मिथिंग की बात करी, स्मेल्टिंग की बात करी, थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो ब्रिटेन को ओवरऑल देखो वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। राइट, 1800 के आसपास ब्रिटेन में क्या होगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से मशीनें आ जाएंगी, और उनका कॉटन टेक्सटाइल का जो प्रोडक्शन है खासा बढ़ जाएगा। और ये जो प्रोडक्शन है ये compete करेगा हमारे साथ, और हमको ले डूबेगा। हमारा जो भी प्रोडक्ट है, आर्टिजन्स हैं, राइट, ये इस पे भारी पड़ेगा, और ये ओवरऑल डेटोरेट करने लगेगा। राइट, एक और बात समझो कि अगर आर्टिजन्स का नुकसान होगा तो कहीं ना कहीं ये हमारी रूरल इकोनॉमी को भी ले जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए समझते हैं इस बात को कि हाँ, ब्रिटेन किस तरीके से ऐसा कर रहा है। दूसरा, 1850 के बाद हमारी ब्रिटेन की आयरन स्टील की इंडस्ट्री भी ग्रो होगी। तो हमारी जो ओरिजिनल स्मेल्टिंग की इंडस्ट्री है ये भी कहीं ना कहीं मात खा जाएगी। ओके, सो यूरोप का ओवरऑल बिहेवियर अगर आप समझो, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले 1800 तक अगर हम देखें, तो ईस्ट इंडिया कंपनी मात्र एक ट्रेडिंग कंपनी है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोडक्ट क्या बनाती है? सोचो जरा। ईस्ट इंडिया कंपनी कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती। वो सिर्फ यहाँ इंडिया में सस्ता सामान खरीदती है और ब्रिटेन में जाके बेचती है। तो सिर्फ वो क्या कर रही है, ब्रिटेन और इंडिया के बीच में, यहाँ से हमारा जो टेक्सटाइल, स्पाइसेस वगैरह है, वो जाके ब्रिटेन में, यूरोप में सेल हो रहा है। राइट, ट्रेड कर रही है। यहाँ पे सस्ता खरीदा और यूरोप में महंगा बेचा। इसमें वो बीच में प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब एक और बात यहाँ पे गौर करने लायक है कि भाई, हमारे यहाँ जो सामान खरीद रहे हैं, इसके बदले में वो हमें क्या दे रहे हैं। इसके बदले में इनिशियली हम देखेंगे तो हमें वो गोल्ड दे रहे हैं, सिल्वर दे रहे हैं। भाई कुछ कुछ सामान लेकर आते थे, जैसे वाइन एंड ऑल लेकर आते थे, बट कितना कितना बाय होगा ये। राइट, तो गोल्ड एंड सिल्वर इज द मेन थिंग जिसके थ्रू वो हमारे यहाँ से सामान खरीद रहे हैं। बट यही पे एक और बात जोड़ें कि हाँ, ये गोल्ड एंड सिल्वर जो है किनारे हो जाएगा जब बंगाल इनके हाथ लगेगा, बंगाल का रेवेन्यू इनके हाथ लगेगा। तब ये इसी रेवेन्यू से ये सामान खरीदेंगे और ट्रेड करते रहेंगे। तो कहानी बदल जाएगी आफ्टर 1757। बट एनीवे, डिमांड अभी भी हमारे टेक्सटाइल की है, आर्टिजन्स की डिमांड है, हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड है। इस बात को इस चैप्टर में समझते हैं। राइट, जैसे कि मैं कहा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद, तो ये जो कहानी मैंने तुम्हें बताई, दिस इज प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, 3 IR। बट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद धीरे धीरे उनका प्रोडक्ट बढ़ने लगेगा। राइट, और जैसे कि हमने कहा कि हमारा प्रोडक्ट, उनका मैन्युफैक्चर्ड गुड, जो है डोमिनेट करने लगेगा, और हमारा टेक्सटाइल किनारे हो जाएगा। राइट, तो कायदे से हम ही मार्केट बन जाएंगे। हम ही उनका उल्टा कपड़ा, पहले हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब उनका जो है कपड़ा उल्टा हम ही इंपोर्ट करने लगेंगे। तो ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंडिया आने लगेगा, बदले में हम उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करने लगेंगे। तो पूरी कहानी चेंज हो जाएगी।
बट ये चेंज कहानी बात का मुद्दा है, पहले जरा समझते हैं कि क्या हो रहा है। ये फोटो बेसिकली ट्रेडिंग शिप्स को दिखा रहा है ऑन द पोर्ट ऑफ सूरत। ये 17वीं सेंचुरी में है, तो डच और इंग्लिश बेसिकली जो है इस तरीके से शिप्स लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट, राइट। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर थे भाई। 1750 में इंडिया से बड़ा टेक्सटाइल बिजनेसमैन या टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर कोई भी नहीं। हमारी चीजें बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है, बिकॉज कि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज ऑफ वेरी वेरी हाई क्वालिटी एक्सक्लूसिव क्राफ्ट्समैनशिप, राइट। और हम इनिशियली ट्रेड कर रहे थे साउथ ईस्ट एशिया के साथ, तो जावा, सुमात्रा, पेनांग, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, इनके साथ ट्रेड कर रहे थे। बट 16 सेंचुरी के बाद, 1500 समथिंग के बाद जो है यूरोपियन जब ट्रेडिंग कंपनीज आएंगी, तो हमारा इंडियन टेक्सटाइल यूरोप पहुंचने लगेगा। और जब यूरोप पहुंचने लगेगा तो भाई डिमांड है, जैसे हमारा जमदानी है, फाइन मसलिन है ये, राइट। फाइन मसलिन है और जो है फाइन कपड़ा है बहुत, उसमें एम्ब्रॉयडरी वगैरह भी हो रही है, कॉटन और गोल्ड थ्रेड यूज हो रहे हैं, और ये काफी डिमांड में। सिमिलरली पटोला वी, राइट, पटेला वी ये सूरत में बनाया जा रहा है, सूरत, अहमदाबाद, पाटन, और ये भी इंडोनेशिया में काफी डिमांड में, राइट। इनफैक्ट जो है एनसीईआरटी बात करती है कि कहती है कि शब्दों से देखो बहुत सारी हिस्ट्री पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल मोसुल एक जगह है इराक में, और यहां से जो कपड़ा जा रहा है, तो इंडिया से जा रहा है मोसुल, और मोसुल से जा रहा है यूरोप। और मोसुल के नाम पे वो फेमस है मसलिन, दीवानगी है मसलिन की, राइट। तो मसलिन बहुत फेमस है, अरब मर्चेंट लेके जा रहे हैं। सिमिलरली पोर्चुगीज जो है ये आए थे कैलिकट, और जब ये कपड़ा लेके गए तो उसको कैलिको कहने लगे, क्योंकि वही वो कैलिकट आए थे, तो इधर से जो कपड़ा जा रहा है उसे कैलिको कहा जा रहा है। तो इस तरह से नामों से जो है हमें पता चल रहा है कि भाई कितनी हेजीमनी है हमारी इन मैन्युफैक्चरिंग, इन कॉटन टेक्सटाइल, राइट। एक ये 1730 का ऑर्डर दिखाया गया है कि भाई देखिए कितनी डिमांड है, और ऐसा भी नहीं कि आप ये ऑर्डर भेजेंगे तुरंत फुलफिल हो जाएगा। ये कुछ इसमें 2 साल 3 साल की वेटिंग भी है। यू विल हैव टू वेट फॉर दिस ऑर्डर, और उसके लिए आपको एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा। तो एक इन्होंने ऑर्डर बुक दिखाई है, 1730 की ऑर्डर बुक है, लगभग 6 लाख पीसेज ऑफ क्लोथ मंगाए गए, 98 वैरायटी ऑफ कॉटन और सिल्क क्लोथ इसमें ऑर्डर करे गए, राइट। कुछ फेमस नाम जैसे कि छींट, छींट बहुत फेमस था। छींट हो गया, कॉसेस हो गया, खासा, या फिर बंदाना। तो बंदाना जैसे आज के टर्म्स में आप देखिए, तो बंदाना जो सर्वर पे बांधा जाता है उसको बंदाना कहा जाता है। बट उस समय बेसिकली इट वॉज अ ब्राइटली कलर्ड क्लोथ, है ना। तो दो जो है उसमें साइड आपको दिखाई देंगे, मेड बाय टाइंग एंड डाइंग। तो दिखाते जरा बंदाना कैसा दिखता है। तो दिस इज बंदाना, राइट। इसमें भी आपको गोल्ड थ्रेड वगैरह आपको नजर आएगा। राजस्थान गुजरात में इसका जो है मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। सिमिलरली छींट बहुत, जैसे मैंने कहा कि हाँ ये बहुत पॉपुलर है, आंध्र प्रदेश, मसूलीपट्टनम। तो मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, अच्छा खासा जो है ये वर्चस्व रखता है। चलिए, खैर वापस आते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ओके। तो 1680 में यूरोप जो है मैंने कहा कि हाँ पागल है भाई सब कपड़ों के लिए। छींट जो है वो बेसिकली छींट वर्ड से आया, राइट। ये भी बहुत पॉपुलर है। इनफैक्ट क्वीन जो है ब्रिटेन की, वो भी हमारे कपड़े, हमारे यहाँ के बनाए हुए कपड़े पहनती है। कुछ फेमस सेंटर्स जैसे कि कासिम बाजार, पटना, कैलकाटा, उड़ीसा, झारपुर, राइट, यहाँ पे इसका प्रोडक्शन हो रहा है, एंड जो है दुनिया भर में सप्लाई हो रहा है। तो यस, वी वर ग्रेट ग्रेट मैन्युफैक्चरर कॉटन टेक्सटाइल में, या फिर ओवरऑल सिल्क एंड टेक्सटाइल। सो नाउ, तो हमने देखा कि हाँ जो है ये जो कंपनीज हैं ये खूब प्रॉफिट कमाएंगी। तो खैर ये तो हम समझ ही रहे हैं। पर थोड़ा सा इंडिया का मैप देखते हैं, समझते हैं कि हाँ ये बेल्ट कौन सी है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो एक बेल्ट आप देखेंगे, ये वाली बेल्ट, है ना, जहाँ पे ढाका है, कैलकाटा है, पटना है, बनारस है ना, बनारस में सिल्क एंड ऑल, राइट। सिमिलरली एक बेल्ट आप देखेंगे, ये वाली बेल्ट। अब इसमें डेक्कन भी इंक्लूडेड है तो कॉटन भी होगा। तो इसमें जो है बॉम्बे इज द मेन ट्रेडिंग सेंटर, ट्रेडिंग पोर्ट। यहाँ पे कैलकाटा इज द मेन ट्रेडिंग पोर्ट, राइट। इसमें कश्मीर से, पंजाब से वुलन कपड़े भी जा रहे हैं, खासा पॉपुलर, राइट। प्लस इधर कॉटन एंड कॉटन ऑल की जो है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। सिमिलरली आप नीचे देखेंगे तो आपको एक बेल्ट और नजर आएगी। तो ये 3 मेन बेल्ट हैं, है ना। आप इसको मैप में भी बना सकते हैं, अगर आप मेन्स वगैरह में लिख रहे हैं तो जो है मैप में ये ड्रॉ करके 3 बेल्ट दिखा सकते हैं। इंडिविजुअल प्लेसेस दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप समझिए तो कॉटन से काफी जो है, सॉरी, डेकन से काफी कॉटन जाएगा इस बेल्ट में, और यहाँ पे उसकी वीविंग होगी। ओके, तो खैर
सो नाउ तो वी हैव सीन द मैप। तो कुछ थोड़ा व्यूअर्स के बारे में जानते हैं, इन कम्युनिटीज के बारे में जानते हैं। तो कुछ फेमस कम्युनिटीज जैसे कि बंगाल में है टंटी वीवर्स, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में है जुलाहाज या फिर मोमीन, फिर साउथ इंडिया में आपने नाम सुना होगा कई कोल्लार का, देवांग्स का। तो कॉटन मैन्युफैक्चरिंग में या ये टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक है स्पिनिंग, जिसमें आप थ्रेड प्रोड्यूस करते हैं, और ये जनरली महिलाएं करती हैं। अब इसमें क्या होता है कि कपड़े को आप चरखे के ऊपर, बेसिकली कॉटन को चरखे पे ऐसे घुमा घुमा के पूरा धागा सीधा करते हैं, और उसके बाद इस धागे को एक टकली के ऊपर, जैसे चरखी होती है ना, पतंग उड़ाते हैं, तो चरखी के ऊपर ऐसे रील बनाई जाती है, इंस्टाग्राम वाली रील नहीं, रील है ना, ऐसे इस तरह से टकली के ऊपर लपेटा जाता है। और फिर एक जो मेन है वो इससे करेंगे कपड़े का निर्माण। तो फिर वो मैश बनाएंगे, ऐसे एक बार रखेंगे कपड़े, एक बार उसमें ऐसे कपड़े फंसा, मतलब धागे फंसाएंगे, और इस तरह से आपका कॉटन क्रिएट होगा। तो वीविंग का जो काम है वो जनरली पुरुष करेंगे, स्पिनिंग का काम महिलाएं करेंगी। देन वक्त आता है रंगरेज का। तो अगर कलर्ड टेक्सटाइल क्रिएट करना है तो ये जो धागे हैं इनको डाई किया जाएगा, कभी कभी कपड़े को डाई किया जाएगा। सिमिलरली अगर प्रिंटेड क्लोथ क्रिएट करना है तो चिप्पी मारी जाएगी इस पे, तो चिपिगर्स की एंट्री होगी। तो रंगरेज हैं, चिपिगर्स हैं, जो ओवरऑल आगे इसमें जो है हेल्प करेंगे। तो इससे समझो कि जो है मिलियंस ऑफ इंडियंस को रोजगार मिल रहा है। आपकी रूरल इकोनॉमी काफी हद तक इस पर डिपेंडेंट है, और यहां अगर चोट आपने करी तो ये कहीं ना कहीं आपकी रूरल इकोनॉमी को डुबा देगा। नाउ अब यूरोपियन मार्केट में इसका इम्पैक्ट अगर आप देखिए, थोड़ा समझते हैं इंडियन टेक्सटाइल्स एंड यूरोपियन मार्केट। तो 1700 तक आते आते इंग्लैंड की जो मार्केट है, वहां के जो वूल और सिल्क मेकर्स हैं, वो मना करने लगेंगे, भाई ये जो है इंपोर्ट ना करिए आप। 1720 में जो है एक कैलिको एक्ट आएगा, जिसके तहत प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल स्पेशली छिंट जो है वो बैन हो जाएगा इंग्लैंड में, कि भाई इससे हमारा नुकसान हो रहा है। इस हद तक हम इंट्रूड कर गए थे, राइट है ना। तो उनकी इंग्लैंड की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमसे compete नहीं कर पा रही है, इसी तरह की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी मांग रहे हैं, राइट, कि हमको भाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिए, इस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाइए, इस पे इसको बैन करिए, अदरवाइज हम लोग सर्वाइव नहीं करेंगे, राइट। तो उनकी एक कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री शुरू होगी, राइट, कि हाँ भाई इंडिया जैसा कपड़ा बनाएंगे हम। तो देखो, हमको इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडियन कपड़ों को इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, वहां पे इंडियन कपड़ा क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। तो देखो जो है क्या है ना, कि कोशिश करने से ही जीत होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दे समहाउ फिगर्ड आउट। तो ये जो डिमांड है कि हाँ हम बेटर करेंगे, ज्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे, ये ये जो जुनून है ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की तरफ बढ़ेगा, राइट। यही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो बेसिकली नीड है ये, जिसकी वजह से इस तरह के इंडस्ट्रियलाइजेशन की नीड है, जिसकी वजह से बहुत सारा साइंटिफिक डिस्कवरी होगा। तो 1764 में, 1764 में स्पिनिंग जनी का निर्माण होगा। इसके निर्माता हैं जॉन के। और इसकी वजह से अब मतलब एक जो मशीन है वो कई सारे स्पिंडल साथ में ऑपरेट कर सकती है, राइट। फिर आगे ये स्टीम इंजन भी आ जाएगा रिचर्ड आर्कराइट द्वारा 1786 में। और इससे अब कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग और आसान हो जाएगी, काफी ज्यादा ऑटोमेशन मशीन आने लग जाएंगे। तो नाउ दे बी प्रोड्यूसिंग, पहली बात तो चीप, बहुत ही सस्ता, और दूसरा भाई ये मास में प्रोडक्शन हो रहा है, क्वांटिटी भी ज्यादा है, सस्ता भी बहुत है। अब इससे compete कर पाना खासा मुश्किल है, क्योंकि समझो कि इस तरह का कपड़ा प्रोड्यूस करने के लिए भाई बहुत मेहनत लगती है, राइट, लोगों का इसमें वर्क आवर जाता है। दिस इज नॉट ऑटोमेशन, इतना आसान नहीं है भाई ये। बट क्या ये मैनुअल वर्क इस ऑटोमेशन को से compete कर पाएगा? नहीं, राइट। तो आइए समझते हैं। सो धीरे धीरे हमारी जो है इंडस्ट्री है, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है, धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगेगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि हाँ उनकी कॉटन इंडस्ट्री डेवलप हो रही है ब्रिटेन में, राइट। तो अमेरिकन टेक्सटाइल्स इसको compete करना पड़ेगा ब्रिटिश टेक्सटाइल्स के साथ, राइट, इन द यूरोपियन मार्केट एंड अमेरिकन मार्केट। चलो हम क्वालिटी में चलो compete कर भी देते हैं, कि हम भाई बेटर प्रोड्यूस करते हैं, है ना। जो शौकी आदमी होगा वो डेफिनेटली कॉपी पे नहीं जाएगा, ओरिजिनल पे जाएगा। बट देन ये हैवी ड्यूटीज कौन हैंडल करेगा, है ना। तो बहुत हाई ड्यूटीज लगा दी, तो वो प्रोटेक्शन उन्होंने प्रोवाइड करा अपनी इंडस्ट्री को। तो इंडियन टेक्सटाइल्स के ऊपर इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। अब इंडियन टेक्सटाइल बुरी तरह मात खाएगा यहाँ पे, राइट। तो बाय द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, तो बेसिकली 1800 तक आते आते, 1800 जैसे ही स्टार्ट होगा, जो कॉटन इंग्लिश मेड जो कॉटन टेक्सटाइल है ये इंडियन गुड्स को मार्केट से बाहर कर देगा।
ठीक है, तो अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, जहां पे हमारी हेजीमनी होती थी, हमारे प्रोडक्ट की हेजीमनी होती थी, अब हम उस गेम में है ही नहीं। नाउ दिस विल एक्चुअली एडवर्सली अफेक्ट आर इकोनॉमी। तो हमारे जो इंडियन व्यूवर्स हैं, अब उनके पास जॉब नहीं रही, राइट। इसमें सबसे ज्यादा हिट होगा बंगाल, राइट। यूरोपियन कंपनी स्टॉप्ड बाइंग इंडियन गुड्स, है ना, हमारा सामान अब कौन खरीदेगा। और जो एडवांसेस मिलते थे इन जुलाहों को, इन वीवर्स को, कि हाँ भाई आप कपड़ा खरीदिए, कॉटन खरीदिए, बनाइए, अब ये सारे एडवांसेस बंद, है ना। व्यूवर्स जाएंगे सरकार के पास कि भाई प्लीज हमारी मदद करिए, एडवांस वगैरह नहीं मिल रहा है, खाने को नहीं है, खाने के वांदे पड़ रहे हैं, कुछ मदद करिए। बट ऑफ कोर्स इट्स अ प्राइवेट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या ही मदद करेगी यहाँ पे, उसको खुद प्रॉफिट में इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई मदद आने वाली नहीं है। एंड नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो कॉटन क्लोथ है, हम अब ये हमारी ही मार्केट में जाके आके चला आएगा। तो 1830 तक आते आते हमारी ही मार्केट फ्लड हो गई है। हम जो सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर थे, अब हमारी ही मार्केट में ये कपड़ा भरा हुआ है। 1880 तक आते आते 2/3 ऑफ ऑल द कॉटन क्लोथ्स worn by Indians were produced in Britain। 2/3 कपड़ा जो भारतीय पहन रहा है वो ब्रिटेन में बना हुआ है। तो देखो ये पूरी तरह से आपकी रूरल इकोनॉमी, आपके आर्टिजन्स को जो है गरीब कर देगा, इम्पोवरिश कर देगा, और आपके जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है वो बढ़ता ही चला जाएगा। हालांकि जो है अगर उसकी थोड़ा साइड में देखें, तो कुछ चीजों को रिप्लेस करना आसान नहीं है, जैसे कि हैंडलूम वीविंग जो हाथ से बन रहा है, वो चीज तो नहीं जाएगी। क्वालिटी तो देखो नहीं जाएगी, राइट। जो वो लोग क्वालिटी क्रिएट कर रहे हैं मशीन द्वारा, डेफिनेटली वो उतनी अच्छी नहीं है जितना हम प्रोड्यूस किया करते थे। तो देयर विल बी फ्यू सेंटर्स हु विल कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग, बट ऑफ कोर्स दिस इज यू कैन से टू लो इन स्केल, है ना, इसका प्रोडक्शन बहुत ही कम है। तो क्या डेफिनेटली हम इससे ये उम्मीद करें कि इकोनॉमी उठा देगी? नहीं नहीं नहीं, राइट। हाँ, तो देयर बी फ्यू सेंटर्स। आगे महात्मा गांधी जी को भी देखेंगे, वो भी आएंगे, चरखे की बात करेंगे, राइट। कहेंगे कि भाई हमें बॉयकॉट करना है इस इम्पोर्टेड टेक्सटाइल को, है ना, ये बाहर से जो भी आ रहा है इसे बायकॉट करेंगे, राइट। हमें अपने हाथ से जो है चरखा काटना है, हैंड वोवन कपड़ा पहनना है। तो उसका रीजन यही है देखो, कि हाँ वापस आर्टिजन्स को जॉब मिलेगी, वापस हमारी इकोनॉमी जो है ग्रो करेगी। तो इसीलिए गांधी जी ऐसे डिमांड कर रहे हैं कि हाँ हमें इस तरफ वापस जाना है। तो खादी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज खादी हम खुद बना रहे हैं। खादी विल बिकम सिंबल ऑफ नेशनलिज्म लेटर। इनफैक्ट चरखा जो है वो हमारे ट्राई कलर में भी आ जाएगा, झंडे में भी आ जाएगा इन 1931। बट जो ये क्रिपल हुई है इकोनॉमी, राइट, अब ये जो तुम्हारे आर्टिजन्स हैं, वेवर्स वीवर्स हैं, इनके पास ऑप्शन क्या बचा था? ये जो होगा बाद में होगा, बट इससे भी क्या चीजें सारी सॉल्व हो रही हैं? ऑफ कोर्स नॉट, कहानी काफी बिगड़ चुकी है। तो ये जो वीवर्स हैं इनके पास क्या ऑप्शन है? अब ये एग्रीकल्चर में जाके लेबर कर सकते हैं, है, राइट, है ना। मे बी माइंस वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, मे बी दे विल गो फॉर जो है सम प्लांटेशन वर्क, इंडेंचर लेबर की तरह चले जाएंगे। तो कोई अफ्रीका चला गया, कोई साउथ अमेरिका चला गया, राइट। एंड फिर आगे जब कुछ कॉटन मिल्स आएंगी आपकी बॉम्बे में, अहमदाबाद में, शोलापुर, नागपुर, तो कुछ लोग वहां जाके काम करने लगेंगे। बट तब तक बहुत भारी नुकसान हो चुका है। तो देखो 1823 में जो है एक पिटीशन साइन हुआ है 12,000 वीवर्स द्वारा। ये दिखाता है कि भाई ये इम्पैक्ट कितना डीप है, कितना नुकसान कर चुके हैं, राइट। तो ये कहते हैं कि देखिए हमारे एंसेस्टर थे, उनको एडवांसेस मिला करते थे फ्रॉम द कंपनी, हमारे लिए बढ़िया था, है ना, जो है हम ओवरऑल इस पे ग्रो करते थे, राइट। लेकिन अब जो है, अब हमारा जो औरांग है, हमारे जो वेयर हाउसेज हैं, औरांग मतलब बेसिकली हो गया आपके, औरांग मतलब एक पर्शियन टर्म है फॉर वेयर हाउस, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली आपके गुड्स जो हैं दे वर कलेक्टेड बिफोर बीइंग सोल्ड, है ना। तो वर्कशॉप भी मांग सकते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई हमारे औरांग में जो है अब कुछ भी चहल पहल नहीं है, राइट। हमारे औरांग पूरी तरह से अबॉलिश कर दिए गए हैं, राइट। और जिसकी वजह से ओवरऑल देयर होल फैमिली इज इन डिस्ट्रेस, दे नीड हेल्प ओवर इट। सिमिलरली एक एक विडोड स्पिनर है जो चिट्ठी लिख रही है इन 1828 टू अ न्यूज़पेपर, बंगाली न्यूज़पेपर समाचार दर्पण। और वो बता रही है कि इसी स्पिनिंग से, इसी वीविंग से पहले हमें एडवांसेस वगैरह मिलते थे। तो दो दो जो है मेरे हस्बैंड नहीं है, आई एम अ विडो, बट स्टिल आई वाज एबल टू मैरी माय डॉटर्स, मैं अपनी बेटियों की शादी करा पाई बिकॉज ऑफ द मनी अर्नड फ्रॉम वीविंग, है, राइट। लेकिन अब जो है बेसिकली स्पिनिंग, राइट, लेकिन अब उनको ऐसा कोई काम नहीं मिल पा रहा है, जिससे जो है जीवन उनका काफी मुश्किल हो चुका है। तो इन दो चिट्ठियों से हमें ये पता चलता है कि हाँ जो है सिचुएशन काफी खराब हो चुकी है इंडियन वीवर्स की, जो है इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। 1854 से कुछ कॉटन टेक्सटाइल्स, इंडियन की टेक्सटाइल्स वापस चालू होंगी। अब क्योंकि बॉम्बे में क्या है कि बॉम्बे में कॉटन सप्लाई भी अच्छी है, राइट, डेक्कन एरिया में है, तो ये ब्लैक कॉटन सॉइल है, तो कॉटन बहुत प्रोड्यूस होता है।
तो वैसे भी अच्छा है। प्लस बॉम्बे में ट्रेडिंग नेटवर्क भी है, राइट, वेयर हाउसेज भी हैं। तो यहाँ पे आपकी पहली कॉटन मिल आएगी 1854 में। देन और भी कॉटन मिल्स आती जाएंगी और धीरे धीरे 1900 तक आते आते ओवर ओवर 84 मिल्स वर ओन्ड बाय पारसीज एंड गुजराती बिजनेसमैन। तो धीरे धीरे हम वापसी करेंगे, है ना, हम भी मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन में आ जाएंगे। मिल्स वगैरह का देखो कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो अहमदाबाद में जो है आ जाएगी 1861 में, कानपुर में भी आ जाएगी। तो ये कॉटन मिल्स बढ़ने लगेंगी धीरे धीरे। बहुत सारे पीजेंट जो हैं वो इन कॉटन मिल्स में एज अ वर्कर काम करने लगेंगे। ओके, ओके, बट एनीवे दीज आर मिल्स। क्या ये वापस वो हैंडीक्राफ्ट वाली बात है इसमें? नहीं, ये मिल्स का प्रोडक्शन अलग है, हैंडीक्राफ्ट का प्रोडक्शन अलग है। ऑल्सो ये जो मिल्स हैं ये भी मांगेंगी प्रोटेक्शन। ये कहेंगी कि भाई ये फॉरेन से जो गुड आ रहा है इस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाइए। बट क्या ब्रिटिश सरकार ऐसा कुछ करने वाली है? नहीं, राइट, है ना। यहाँ पे ऐसा तो कुछ भी सपोर्ट नहीं मिलने वाला है अनटिल एंड अनलेस वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर में क्या है कि ब्रिटेन से सप्लाई आ नहीं पा रही, तो वर्ल्ड वॉर वन। और इसके दौरान इनको गनी बैग्स की जरूरत है, जूट की जरूरत है, कपड़ों की जरूरत है, यूनिफॉर्म की जरूरत है। तो वहां पे ये थोड़ा सा डिपेंड करेंगे इंडियन फैक्ट्रीज पे। अदरवाइज कोई और प्रोटेक्शन आप अंग्रेजों से उम्मीद ना करें। तो ये था बेसिकली आपका जो है टेक्सटाइल्स के बारे में डिस्कशन। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम वुड स्टील के बारे में। भाई हमारी स्टील टेक्नोलॉजी भी, हमारी स्मिल्टिंग टेक्नोलॉजी भी गजब ही है, राइट। टीपू सुल्तान की तलवार के बारे में बात करेंगे क्या है, राइट। और अंग्रेज भी चौंक गए, वो भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो वो समझेंगे हम अपने अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।